नमस्कार साथियों, एवरग्रीन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को एवरग्रीन पाठशाला की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग जिस जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले। आप सभी जॉब में लगें और आगे अपनी लाइफ के नए उद्देश्य, नए लक्ष्य और नए टारगेट फिक्स करें। इसके साथ ही आज की क्लास पे हम आते हैं। हम इंडियन ज्योग्राफी में भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं और भारत के भौतिक प्रदेश में प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की आज हमारी अंतिम क्लास होगी। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में हमने पर्वत और पठार पढ़ लिए। अब तक हमने कौन कौन से पठार पढ़ लिए हैं एक बार हम वो देख लेते हैं। तो अब तक हमने सबसे पहले जो हमने पठारों में पढ़ा था उस पहले पठार का नाम था मेवाड़ का पठार। आप सभी को याद होगा कि मेवाड़ के पठार के बारे में हमने पढ़ा था कि अरावली के पूर्व में स्थित है और बनास इसकी प्रमुख नदी है। उसके बाद दूसरा पठार हमने पढ़ा मध्य भारत का पठार। कौन सा? मध्य भारत का पठार। उम्मीद करता हूँ क्लासेज आप लोग रेगुलर देख रहे होंगे और चीज़ें अगर आपके समझ नहीं आ रही है ना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उन पर दोबारा डिस्कशन कर लेंगे। आगे देखें मध्य भारत का पठार, फिर हमने देखा था बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के पठार के बाद हमने देखा मालवा का पठार। मालवा के पठार के बाद हमने देखा बघेलखंड का पठार। बघेलखंड के बाद जो इसके बाद हमने पठार पढ़ा वो पढ़ा छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के बाद पठार के बाद जो हमने सातवां पठार देखा था वो था दंडकारण्य पठार। कौन सा? दंडकारण्य पठार। उसके बाद 8 नंबर जो हमने पठार देखा वो था मेघालय पठार। यहाँ तक के जो पठार हैं वो अब तक हम पढ़ चुके हैं। अब हमारे 2 ही पठार बचे हुए हैं। 9 नंबर है कार्बी ओंगलोंग पठार। कौन सा? कार्बी ओंगलोंग पठार। और 10 नंबर हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। ठीक है, वैसे तो सारे ही पठार इंपॉर्टेंट हैं। इंडियन ज्योग्राफी के इस वाले पोर्शन भारत के भौतिक प्रदेश से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन अगर हम सारे पठारों में भी देखें तो दक्कन का पठार, छोटा नागपुर पठार, दंडकारण्य पठार, मेघालय पठार ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और इसमें सबसे पहले जो हम पठार पढ़ेंगे वो है कार्बी ओंगलोंग पठार, जो कि हमारा 90 नंबर का पठार है। कार्बी ओंगलोंग पठार। वैसे भी इस पठार में कुछ इतना खास है नहीं। एक तो इस पठार में 2 ही चीज़ें आपको याद रखनी। कार्बी ओंगलोंग जो पठार है साथ साथ ही लिखते जाएंगे, इसमें कुछ समझने वाली चीज़ें नहीं है। दक्कन के पठार में समझने वाली चीज़ें आएंगी, वहाँ हम डिटेल से उसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए कि जो कार्बी ओंगलोंग पठार है ना, इसका विस्तार क्या है, तो इसके आगे लिख दीजिए इसका विस्तार असम में है। इसका विस्तार असम में है। इसका विस्तार असम में है। कौन से पठार का? हम कार्बी ओंगलोंग पठार की बात कर रहे हैं। इस पठार का जो विस्तार है वो असम में है। इसके बाद 2 पहाड़ियों के नाम आपको याद रखनी है। इस पठार पर, इस कौन से पठार पर? कार्बी ओंगलोंग पठार पर। इस पठार पर मिकिर, इस पठार पर मिकिर और रेगमा पहाड़ियाँ, रेगमा पहाड़ियाँ स्थित हैं। मिकिर और रेगमा पहाड़ियाँ स्थित हैं। मिकिर और रेगमा पहाड़ियाँ स्थित हैं। बस यही 2 बिंदु आपको याद रखने कार्बी ओंगलोंग पठार में। कौन कौन सा? एक तो इसका विस्तार याद रखना है कि इसका विस्तार असम में है। दूसरा आपको याद रखना है मिकिर और रेगमा पहाड़ियाँ कार्बी ओंगलोंग पठार पर स्थित है। 1 मिनट में पानी पी लूँ। अब वापस आ जाइए। अब पढ़ेंगे हम दक्कन का पठार। ये पठार हमारा हो गया। अब वापस आकर हम दक्कन के पठार पर आ जाते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले दक्कन का पठार, आप हेडिंग डाल लीजिए दक्कन का पठार। दक्कन का पठार।
सबसे पहले तो मैं इसकी आकृति बता देता हूं। दक्कन का जो पठार है ना, ये त्रिभुजाकार पठार है। तो लगभग हम त्रिभुजाकारी आकृति बना लेते हैं ताकि हमें चित्र को समझने में आसानी रहे। मैं डायग्राम बना रहा हूं, आप लोगों को भी बनाने की जरूरत नहीं है। जब मैं कहूंगा ये डायग्राम आपको ऐसे कैसे मिल जाएगा। कोई नोट्स अगर साथ साथ बना रहा है तो वो भले ही इस डायग्राम को बना सकता है। ये लगभग इस प्रकार त्रिभुजाकार पठार है, दक्कन का पठार। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि जो पठार हमने 10 पढ़े हैं, उन पठारों में सबसे बड़ा जो पठार है वो दक्कन का पठार है। भारत का सबसे बड़ा पठार लिख दो यहां पर, भारत का। ये तो हम थ्योरी में लिखेंगे, आप लिख दो सीधा के सीधा सबसे बड़ा पठार। कौन सा सबसे बड़ा पठार है? दक्कन का पठार। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद अगर हम देखें तो अगर हम इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो दक्कन के पठार की जो औसत ऊंचाई है वो मैं सीधी सीधी लिख देता हूं, 600 मीटर है। दक्कन के पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। यदि हम इसकी सीमाओं की बात करें तो इसकी जो पश्चिम में जो सीमा है ना, ये वाली सीमा, ये बाद में मिटा दूंगा, ये वाली सीमा जो है पश्चिम की जो सीमा है ये लगती है पश्चिमी घाट से। पूर्व की इस वाली सीमा की बात करें तो ये सीमा लगती है पूर्वी घाट से। और यदि हम उत्तर की सीमा की बात करें तो ये वाली सीमा लगती है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से, विंध्याचल श्रेणी से। इस प्रकार है कुछ दक्कन के पठार का विस्तार। अगर इसकी पश्चिमी सीमा की बात करें तो वो लगेगी पूर्वी घाट से, पश्चिमी सीमा पश्चिमी घाट से, पूर्वी सीमा पूर्वी घाट से और उत्तरी सीमा विंध्याचल से लगेगी। ये बात हमें याद रखनी है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिर, लेकिन फिर भी हमें याद रखना है इसको। अब अगर हम बात करें कि इस पठार का विस्तार कहाँ कहाँ है, इंपॉर्टेंट विस्तार ही है, विस्तार कहाँ कहाँ है तो हमें वो देखना है। अगर इस पठार के विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार हमें मिलता है, मुख्यतः विस्तार जो है वो मैं बता रहा हूं आपको। दक्कन के पठार का जो मेन रूप से विस्तार है वो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ये बात आपको याद रखनी है ना। दक्कन के पठार का विस्तार, मुख्यतः जो विस्तार है उसकी बात कर रहे हैं हम। दक्कन के पठार का जो मुख्यतः विस्तार है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। इसके बाद इनके आसपास के राज्यों में भी है। आंशिक विस्तार की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, केरल में भी है और तमिलनाडु में भी। लेकिन जो मुख्यतः विस्तार है ना, जहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है वो ये है, वहाँ पर ये। इस पठार का निर्माण किससे हुआ है? तो इस पठार का निर्माण हुआ है लावा से। लावा निर्मित पठार है, लावा निर्मित पठार। और हमें पता है जब पठार का अपक्षय होगा तो अपक्षय से यहां बनेगी काली मृदा, और काली मृदा उपयोगी होती है कपास की खेती के लिए। क्या लावा निर्मित पठार है? लावा निर्मित पठार का जब अपक्षय होता है तो बनती है काली मृदा, और काली मृदा उपजाऊ होती है कपास की खेती के लिए। तो कपास की खेती यहां पर अधिक की जाएगी, ये बात हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद हमें एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखनी है। क्या इस पठार का जो ढाल है ना वो वेस्ट टू ईस्ट है, अर्थात पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर है, वेस्ट टू ईस्ट है। और इस पठार को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अब हम देखेंगे वो 3 भाग कौन कौन से है ना। सबसे पहले मैं 3 भागों में इसे डिवाइड कर देता हूं। यह है इसका पहला भाग, और इस पठारी भाग को बोलते हैं महाराष्ट्र का पठार। ये मान लीजिए ये है महाराष्ट्र का पठार, महाराष्ट्र का पठार, ठीक है। दक्कन का जो पठार है उसे अध्ययन की दृष्टि से या 3 भागों में, 3 प्रादेशिक भागों में विभाजित किया जाता है। जिसमें पहला हो गया महाराष्ट्र का पठार, दूसरे की हम बात करें
तो दूसरा कुछ इस प्रकार से आप बना लीजिए। ये है आंध्रा और तेलंगाना का पठार। आंध्रा, तेलंगाना व आंध्रा का पठार। कौन सा? तेलंगाना व आंध्रा का पठार। या इस व को हटाकर आप यहां पर स्पेस भी लगा सकते हैं। कैसा स्पेस? ऐसे वाला। तेलंगाना आंध्रा का पठार। ठीक है। इसके बाद बात करें तो तीसरा जो पठार बच गया, उस पठार का नाम है कर्नाटक का पठार। कौन सा? कर्नाटक का पठार। अब तक जो मैंने पढ़ा है, अगर उसमें से कुछ समझ नहीं आया है तो आप पहले मुझे कमेंट बॉक्स में वो बताएं। यदि वो चीज समझ आ गई है तो अब हम इससे आगे बढ़ने वाले हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। इस पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। इसका विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। लावा निर्मित पठार है। लावा के अपक्षय से काली मृदा बनेगी और काली मृदा में कपास का उत्पादन होता है। इस अगर ढाल की बात करें तो वेस्ट टू ईस्ट आएगा और इसे अध्ययन की दृष्टि से या इस पठारी भाग को 3 प्रादेशिक भागों में बांटा जाता है। महाराष्ट्र का पठार, तेलंगाना आंध्रा का पठार और कर्नाटक का पठार। इसके बाद बात करें तो इसकी जो पश्चिमी सीमा है वो पश्चिमी घाट को टच करती है, पूर्वी सीमा पूर्वी घाट को टच करती है और उत्तरी सीमा विंध्याचल पर्वत द्वारा बनाई जाती है, विंध्याचल श्रेणी द्वारा बनाई जाती है। ये पूरा है दक्कन के पठार का ओवरव्यू। अब इसके बाद इसके अलग अलग पठारी भाग तो हम पढ़ेंगे, जैसे महाराष्ट्र का पठार पढ़ेंगे, फिर तेलंगाना आंध्रा का पठार पढ़ेंगे, फिर कर्नाटक का पठार पढ़ेंगे। लेकिन एक बार जो अब तक हमने पढ़ा है उसको हम नोट्स बना लेते हैं, फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे महाराष्ट्र का पठार। इन सारे पठारों को अलग अलग बना लेंगे, फिर उसमें हम समझते हुए चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए और अब लिखना शुरू कीजिए। आप सबसे पहले लिखिए आप, यह पठार भारत का, यह पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। यह पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। समझ गए? इसके बाद लिखिए, इस पठार की औसत ऊंचाई, इस पठार की औसत ऊंचाई, इस पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। इस पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। दो बातें पढ़ी हमने। ये पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। इस पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। ठीक है। इस पठार का विस्तार, इस पठार का विस्तार, इस पठार का विस्तार, इस पठार का विस्तार महाराष्ट्र, इस पठार का विस्तार महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इस पठार का विस्तार महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में है। कर्नाटक में है और कर्नाटक में है तथा आंशिक विस्तार, तथा आंशिक विस्तार, तथा आंशिक विस्तार, तथा आंशिक विस्तार, तथा आंशिक विस्तार मध्य प्रदेश, आंशिक विस्तार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल व तमिलनाडु में है। व तमिलनाडु में, व तमिलनाडु में है। ये 3 बातें पढ़ी। विस्तार देख लिया। विस्तार, मुख्य वाला विस्तार हमें ज़्यादा ध्यान रखना है, एकदम कंठस्थ करके रखना है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में है। इसके बाद आंशिक विस्तार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल और तमिलनाडु में। औसत ऊंचाई 600 मीटर है और भारत का सबसे बड़ा पठार है। ये बातें अब तक हमने पढ़ी। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला बिंदु लिखते हैं। इस पठार की
पश्चिमी सीमा इस पठार की, पश्चिमी सीमा, पश्चिमी घाट इस पठार की, पश्चिमी सीमा पश्चिमी घाट, पूर्वी सीमा पूर्वी घाट, पूर्वी सीमा पूर्वी घाट, तथा उत्तरी सीमा, तथा उत्तरी सीमा, तथा उत्तरी सीमा विंध्याचल श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी द्वारा बनाई जाती है, द्वारा बनाई जाती है। इंपॉर्टेंट है। वो यह पूछ सकता है कि कौन कौन से पर्वत दक्कन के पठार की सीमाएं निर्धारित करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और विंध्याचल दक्कन के पठार की सीमा निर्धारित करते हैं। ठीक है, ये था पूरा का पूरा ओवरव्यू अभी तक जो हमने लिखा। इसके आगे 2-3 पॉइंट और भी लिखना है, अब लिखना शुरू कीजिए। इस पठार का निर्माण, इस पठार का निर्माण, इस पठार का निर्माण बैसाल्ट लावा से हुआ है। इस पठार का निर्माण बैसाल्ट लावा से हुआ है, इस पठार का निर्माण बैसाल्ट लावा से हुआ है। लावा के अपक्षय के कारण, लावा के अपक्षय के कारण, लावा के अपक्षय के कारण, लावा के अपक्षय के कारण यहाँ काली मृदा पाई जाती है। यहाँ काली मृदा, यहाँ काली मृदा पाई जाती है। लावा के अपक्षय के कारण यहाँ काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयोगी है। काली मृदा, लिखते जाएंगे, काली मृदा कपास की, काली मृदा कपास की खेती के लिए, काली मृदा कपास की खेती के लिए, खेती के लिए उपयोगी है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयोगी है। समझ गए? आगे बढ़िए। इसके बाद आप लिखना, इस पठारी प्रदेश का ढाल, इस पठारी प्रदेश का ढाल, इस पठारी प्रदेश का ढाल पश्चिम से पूर्व है। इस पठारी प्रदेश का ढाल पश्चिम से पूर्व है। इस पठारी प्रदेश का ढाल पश्चिम से पूर्व है। ये बात आपको याद रखनी है, पश्चिम से पूर्व की तरफ ढाल है इस पठारी प्रदेश का। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो इस पठारी प्रदेश को, इस पठारी प्रदेश को, इस पठारी प्रदेश को 3 भागों में, 3 भागों में, 3 भागों में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है। अब पहला लिखेंगे आप महाराष्ट्र का पठार। कौन सा? महाराष्ट्र का पठार, महाराष्ट्र का पठार। दूसरा लिखिए तेलंगाना आंध्रा का पठार, तेलंगाना आंध्रा का पठार, तेलंगाना आंध्रा का पठार। और तीसरा लिखिए कर्नाटक का पठार। कौन सा? कर्नाटक का, कर्नाटक का पठार। ये 3 पठार है। अब हम इस एक एक प्रादेशिक भाग का विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, पहले डायग्राम पर, फिर उसके कुछ नोट्स बना लेंगे। अब चीज़ें थोड़ी आसान रहेंगी और शॉर्ट फॉर्मेशन में हम उनको चलते चलते पढ़ भी लेंगे। बात करते हैं हम सबसे पहले महाराष्ट्र के पठार की। कौन सा पठार पढ़ेंगे सबसे पहले हम? महाराष्ट्र का पठार। महाराष्ट्र का पठार। एक सीधा सा डायग्राम हम बना लेते हैं। ये मान लीजिए महाराष्ट्र का पठार है। क्या है ये? ये महाराष्ट्र का पठार है। ठीक है, महाराष्ट्र के पठार से कौन कौन सी नदियां बहेंगी, सबसे पहले तो हमें ये देखनी है। तो एक नदी तो यहाँ से बहेगी कृष्णा,
एक बहेगी गोदावरी। ये दो नदियां यहाँ से बहती हैं, ये बात हमें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? कृष्णा और गोदावरी नदी बहती है महाराष्ट्र के पठार से। और महाराष्ट्र पठार का जो पूर्वी भाग है, महाराष्ट्र पठार का पूर्वी भाग जो है ये वाला, महाराष्ट्र पठार का पूर्वी भाग कहलाता है विदर्भ। महाराष्ट्र का जो पठार है इसका निर्माण लावा से हुआ है और लावा के अपक्षय के कारण यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। और काली मृदा कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है, अर्थात इस क्षेत्र में कपास का उत्पादन अधिक होता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो पहले पठार में इतना ही था, महाराष्ट्र के पठार में। अब आप लिखिए, मैं इस साइड में नोट्स बना रहा हूँ, समझने में कुछ नहीं है, इतना ही ध्यान रखना है इसमें कि इसके पूर्वी भाग को विदर्भ कहते हैं और कृष्णा और गोदावरी नदी यहाँ बहती है। ये दो ही क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले इधर आइए और लिखिए, लिखना शुरू कीजिए। इस पठार पर, विस्तार का तो पता ही है, महाराष्ट्र के पठार का विस्तार महाराष्ट्र में हुआ। इस पठार की प्रमुख नदी, इस पठार पर कृष्णा व गोदावरी, कृष्णा व गोदावरी नदी बहती हैं। गोदावरी, कृष्णा व गोदावरी नदी बहती हैं। इस पठार पर कृष्णा व गोदावरी नदी बहती हैं। दूसरी बात करें, दूसरी बात में आप लिखना शुरू कीजिए। इस पठार पर, इस पठारी प्रदेश में, इस पठारी प्रदेश में काली मृदा, इस पठारी प्रदेश में काली मृदा, और ब्रैकेट में लिखिए रेगुर ओब्लिक कपासी। काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहते हैं और काली मिट्टी को ही कपासी मृदा भी कहा जाता है। इस पठारी प्रदेश में काली मृदा पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है, जो कपास की खेती के लिए उपयोगी है, जो कपास की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए उपयोगी है। समझ गए? इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे। तीन ही पॉइंट थे इसमें और तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज छोड़ने लायक है, तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पठारी प्रदेश के, इस पठारी प्रदेश के पूर्वी भाग को, इस पठारी प्रदेश के पूर्वी भाग को, इस पठारी प्रदेश के पूर्वी भाग को विदर्भ कहते हैं, विदर्भ कहते हैं। महाराष्ट्र का जो पठार है इसके पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। कोई बिंदु जो आपको समझ नहीं आया है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक बात और, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को ये वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें, ताकि उससे हमें फ़ायदे हैं। उससे हमें ये फ़ायदे हैं कि जब लोग हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तो वे हमें बताएंगे कि हम क्या चीज़ छोड़ रहे हैं, हमारी स्पीड ठीक है या नहीं, हम जो पढ़ा रहे हैं वो उनको समझ आ रहा है कि नहीं। इम्पोर्टेंट यही है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो मुझे समझ आ रहा है, मुझे समझ आता है इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। क्या पता मेरा जो मेथड है वो आपकी समझ में नहीं आ रहा। तो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम किसी दूसरे तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। मेथड बहुत होते हैं, सीधा थ्योरी से समझाया जा सकता है, डायग्राम के थ्रू समझाया जा सकता है, नोट्स फॉर्मेट में समझाया जा सकता है। जो मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप कहो कि सर लिखवाओ। अगर आपको सिलेबस थोड़ा जल्दी कवर करना है तो आप मुझे कह दो कि सर नोट्स मत लिखवाओ। ये नोट्स ऐसे कैसे आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे। अगर आप क्लास में नोट्स नहीं लिखना चाहते तो मैं आपको डायग्राम पे समझा कर आगे बढ़ जाऊंगा। जो चीज़ें आपको जैसे अच्छी लगेंगी वैसे आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आप अपने कमेंट और अपने विचार जरूर मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर करें ताकि चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से चल सकें, हम एक दूसरे से आपस में कम्युनिकेट कर सकें। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा दूसरा जो पठार है उसका नाम है तेलंगाना आंध्रा का पठार, तेलंगाना आंध्रा पठार। दक्कन के पठार का दूसरा प्रादेशिक विभाजन तेलंगाना आंध्रा का पठार। आइए पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं ना।
ये मान लीजिए तेलंगाना आंध्रा का पठार है ना। कैसा भी बना लीजिए डायग्राम, ये हम खुद बना रहे हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि एग्जैक्ट ये ही तरीका है उस डायग्राम को बनाने का, ऐसा कुछ नहीं। अगर इस पठार की बात करें तो इस पर कौन कौन सी नदियां बहती हैं, तो पहली नदी है गोदावरी। गोदावरी। एक नदी और बहेगी, उस नदी का नाम है कृष्णा। और एक नदी और बहेगी, उसका नाम है पेन्नेरू। ये तीन नदियां यहां पर बहेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहली बात तो विस्तार आपको पता ही है, जब तेलंगाना आंध्रा लिखा हुआ है तो इस पठार का विस्तार तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। नदियों की बात करें तो गोदावरी, कृष्णा और पेन्नेरू नदियां इस पठारी प्रदेश पर बहती हैं। कृष्णा नदी इस पठारी भाग को विभाजित करती है। अब इस पठारी भाग को जब कृष्णा नदी विभाजित करेगी तो कुछ नाम दिए जाएंगे, वो नाम इंपॉर्टेंट है, हमें वो नाम याद होने चाहिए। जब कृष्णा नदी इसे विभाजित करती है ना, तो इसका जो, ये मान लीजिए विभाजित कर दिया ना, कुछ मान लीजिए ये ब्लैक पेन विभाजन को दर्शा रहा है। और अब हम इसके नाम लिखना शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है, इसका जो उत्तरी भाग है ना, वो कहलाता है तेलंगाना का पठार। तेलंगाना का पठार। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो पठार है उसमें कृष्णा नदी तेलंगाना और आंध्रा के पठार को विभाजित करती है। जो इसका उत्तरी भाग है वो कहलाता है तेलंगाना का पठार। इसके बाद यदि हम इसके दक्षिण की बात करें तो इसका दक्षिणी भाग कहलाएगा रॉयल सीमा पठार। रॉयल सीमा पठार। और इसका पूर्वी भाग जो इस साइड में है, जिसको मैं अलग पेन से थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, मान लीजिए ये वाले भाग की बात कर रहा हूं मैं, है ना, इस वाले भाग की बात कर रहा हूं, ये भाग कहलाएगा सीमांध्रा। क्या कहलाता है ये भाग? ये भाग कहलाता है सीमांध्रा। ठीक है, क्या कहलाता है? ये भाग कहलाता है सीमांध्रा। ये पेन थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, दूसरे पेन से मैं लिख देता हूं इसको, इससे लिख देते हैं, है ना, ये आपको दिखाई देगा सीमांध्रा। ठीक है, ये था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पठार। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पठार है। आप ये नहीं कह सकते कि हमें ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। अगर नहीं आ रही है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। बाकी आप ये बिल्कुल ना सोचें कि पठार इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पठार है। अब चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। एक एक चीज़ मैंने आपको समझा दी डायग्राम पर कि कृष्णा नदी इस पठारी भाग को विभाजित करती है। इस पठारी भाग का जो उत्तरी भाग है वो कहलाएगा तेलंगाना का पठार, दक्षिणी भाग कहलाता है रॉयल सीमा पठार और इसकी पूर्वी भाग कहलाएगा सीमांध्रा। सॉरी। अब हम लिखना शुरू करते हैं। इस पठार पर कौन कौन सी नदियां बहती हैं? इस पठार पर कृष्णा, गोदावरी व पेन्नेरू नदियां बहती हैं। वह पेन्नेरू नदियां बहती हैं। वह पेन्नेरू नदियां बहती हैं। पहली बात क्लियर हो गई। हमने पढ़ लिया कि जो तेलंगाना आंध्रा पठार है उसके ऊपर कौन कौन सी नदियां बहती हैं, तो उसके ऊपर कृष्णा, गोदावरी और पेन्नेरू नदियां बहती हैं। दूसरा बिंदु हमने देखा था, दूसरा बिंदु था कृष्णा नदी। कृष्णा नदी इस पठार को विभाजित करती है। कृष्णा नदी इस पठार को विभाजित करती है। कृष्णा नदी इस पठार को विभाजित करती है। जो कृष्णा नदी है ना, वो इस पठार को विभाजित करती है। अब हमें ये देखना है कि इस पठार को कौन कौन से नामों से जाना जाता है। तो लिखिए, इस पठार का उत्तरी भाग, इस पठार का उत्तरी भाग तेलंगाना का पठार। इस पठार का उत्तरी भाग
तेलंगाना पठार, दक्षिणी भाग रोयलसीमा पठार, वह पूर्वी भाग सीमांध्रा कहलाता है। वह पूर्वी भाग सीमांध्रा कहलाता है। यह था तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का पठार। अब हम तीसरे पठारी प्रदेश की बात करते हैं और तीसरा पठारी प्रदेश है हमारा कर्नाटक का पठार। कौन सा? कर्नाटक का पठार। तीसरा प्रादेशिक विभाजन है कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार विस्तार जैसा कि नाम से आपको समझ आ रहा होगा कर्नाटक में। मान लीजिए कि ये कर्नाटक का पठार है ना। कर्नाटक का जो पठार है इसे 600 मीटर की समोच्च रेखा द्वारा विभाजित किया जाता है। तो हम बना लेते हैं। मान लीजिए 600 मीटर की समोच्च रेखा है। क्या है ये? 600 मीटर समोच्च रेखा। 600 मीटर की समोच्च रेखा कर्नाटक के पठार को दो भागों में विभाजित करेगी। ये जो पठार है ना, इसके ऊपरी भाग या उत्तरी जो पठार है, इस वाले भाग को कहते हैं बेंगलुरु पठार। बेंगलुरु पठार। और इंपॉर्टेंट क्या है कि बेंगलुरु जो पठार है, इस पर एक नदी बहती है और इस नदी का नाम है तुंगभद्रा नदी। कौन सी नदी? तुंगभद्रा नदी। ठीक है। इसके बाद जो इसका दक्षिणी भाग है, उस पठारी भाग को बोलते हैं मैसूर का पठार। कौन सा पठार? ये भाग कहलाता है मैसूर का पठार। मैसूर का पठार। और इस पर जो नदी बहती है वो नदी कहलाती है कावेरी। ये नदी है कावेरी। इंपॉर्टेंट यही है। एक शब्द और आएंगे यहां शब्दावली, वो मैं आपको दो अभी और बताऊंगा। पहले आप ये समझिए, कर्नाटक का जो पठार है इसे 600 मीटर की समोच्च रेखा द्वारा विभाजित किया जाता है। 600 मीटर की समोच्च रेखा जब इसे विभाजित करती है तो इसका उत्तरी भाग कहलाता है बेंगलुरु का पठार और दक्षिणी भाग कहलाता है मैसूर का पठार। बेंगलुरु पठार की जो प्रमुख नदी है वो है तुंगभद्रा नदी और मैसूर के पठार की जो प्रमुख नदी है उसका नाम है कावेरी नदी। ये दो बातें क्लियर हुई। अब एक तीसरी बात और है। तीसरी बात यह है कि ये जो पठारी भाग है ना, इसके पश्चिमी भाग में, कौन से भाग में? पश्चिमी भाग में। इस वाले भाग की बात कर रहा हूं। इस वाले भाग में ना, पश्चिमी भाग में हमें पता है कि यहां पर पश्चिमी घाट पर्वतमाला है जो दक्कन के पठार की पश्चिमी सीमा बनाती है। मैंने पहले ही आपको बता दिया था जब हमने पूरे दक्कन के पठार का ओवरव्यू लिया था, तब मैंने बताया था कि इसकी पश्चिमी सीमा पश्चिमी घाट द्वारा निर्धारित की जाती है। तो पश्चिमी घाट निर्धारित करेगा तो कर्नाटक का जो पठार है उसका पश्चिमी भाग भी पश्चिमी घाट के संलग्न होगा। तो हम उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं जो पश्चिमी घाट के संलग्न है, अर्थात कर्नाटक के पठार का पश्चिमी भाग। हम इस भाग की बात कर रहे हैं। इस वाले भाग में पहाड़ियां पाई जाती हैं और ये पहाड़ियां कहलाती हैं मलनाड। इन पहाड़ियों को जाना जाता है मलनाड के नाम से। किस नाम से जानते हैं इन पहाड़ियों को? तो इन पहाड़ियों को जानते हैं मलनाड के नाम से। कर्नाटक के पठार का जो पश्चिमी भाग है, कर्नाटक के पठार का जो पश्चिमी भाग है वो पहाड़ी भाग है। कर्नाटक का पश्चिमी पहाड़ी भाग जो पश्चिमी घाट पर्वतमाला के संलग्न है उसे मलनाड कहते हैं। ठीक है, इसे मलनाड कहेंगे। दूसरी तरफ अगर हम इधर आए पूर्वी भाग में, तो पूर्वी भाग में यहां पर इस वाले क्षेत्र पर समतल भाग पाया जाएगा और इन समतल भागों को बोलते हैं मैदान या बेलिसिस या बेलिसिम। ये क्षेत्र कहलाता है मैदान या बेलिसिम। कौन सा क्षेत्र? कर्नाटक के पठार का पूर्वी समतल भाग। कर्नाटक के पठार का पूर्वी समतल भाग मैदान या बेलिसिम कहलाता है। एक मिनट,
कोई चीज यदि समझ नहीं आई है तो आप मुझसे वापस पूछ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज समझने वाली है। समझिए, कर्नाटक के पठार का जो पश्चिमी भाग है वो पहाड़ी भाग है। वो पहाड़ी भाग जो कि कर्नाटक के पश्चिमी भाग में है तथा पश्चिमी घाट पर्वतमाला के संलग्न है, वो कहलाता है मलनाड। और पूर्वी भाग, कर्नाटक के पठार का पूर्वी समतल भाग मैदान या बेली सिम कहलाता है। बेली सिम कहलाता है, ये ऊपर बिंदी नहीं है, कहीं आप इसको बिंदी समझ जाए, बिंदी नहीं है वो ना। अब हम इसके नोट्स बनाना शुरू करते हैं। कोई चीज जो आपकी समझ नहीं आई हो तो अब भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले आप लिखिए 600 मीटर की 600 मीटर की समोच्च रेखा द्वारा 600 मीटर की समोच्च रेखा द्वारा 600 मीटर की समोच्च रेखा द्वारा इस पठार को दो भागों में विभाजित किया जाता है। 600 मीटर की समोच्च रेखा द्वारा इस पठार को दो भागों में विभाजित किया जाता है। अगला पेज ले लेते हैं हम ना। अब लिखिए इस पठार का उत्तरी भाग बेंगलुरु पठार तथा दक्षिणी भाग मैसूर पठार कहलाता है। तथा दक्षिणी भाग मैसूर पठार या मैसूर का पठार कहलाता है। इस पठार का उत्तरी भाग बेंगलुरु पठार तथा दक्षिणी भाग मैसूर पठार कहलाता है। बेंगलुरु पठार पर तुंगभद्रा नदी, बेंगलुरु पठार पर तुंगभद्रा नदी तथा मैसूर पठार पर कावेरी नदी बहती है तथा मैसूर पठार पर कावेरी नदी बहती है। ठीक है, समझ आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर नहीं तो आप मुझे बताएं, और यदि कोई दिक्कत है तो भी मुझे बताएं, नहीं है तो भी मुझे बताएं। लेकिन कमेंट करें, कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, बातें करें। जब बातें करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको समझ आया कि नहीं आया। कोई कमी तो मुझ में नहीं है, मैं तेज़ स्पीड से तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा स्लो तो नहीं चल रहा हूँ, या मैं जो नोट्स लिखवा रहा हूँ उसकी ज़रूरत है या नहीं है, ये सब आप ही तो बताएंगे। अगला, कर्नाटक पठार के पश्चिमी पहाड़ी भाग जो पश्चिमी घाट पर्वतमाला पश्चिमी घाट से संलग्न है उसे मलनाड कहते हैं। ठीक है, अगला लिखिए इस पठार के पूर्वी समतल भाग को मैदान या बेलिसिम कहते हैं। ये था दक्कन का पठार। अब हम एक बार इसका रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा कार्बी आंगलोंग पठार। कार्बी आंगलोंग पठार में हमने देखा कि इस पठार का विस्तार असम में है और मेकिर और रेगमा पहाड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। उसमें हमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं। अब हम पढ़ते हैं दक्कन का पठार। दक्कन प्लेट्यू, दक्कन पठार।
पहली बात, हमने पढ़ा कि ये पठार भारत का सबसे बड़ा पठार, सबसे बड़ा। दूसरा हमने देखी इसकी औसत ऊंचाई, तो औसत ऊंचाई हमने पढ़ी 600 मीटर। फिर हमने देखा विस्तार, इसके विस्तार की बात करें तो विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा और तेलंगाना, इस क्षेत्र में इसका विस्तार है। इसके बाद हमने देखा कि ये जो पठारी भाग है, अगर हम इस पठारी भाग की बात करें तो इस पठारी भाग का निर्माण लावा से हुआ है, लावा निर्मित पठार है। और इस पठार को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले पढ़ा हमने महाराष्ट्र पठार, महाराष्ट्र पठार, और इस पर बहती थी कृष्णा और कावेरी नदी, कृष्णा और गोदावरी, कृष्णा एंड गोदावरी। दूसरा हमने पढ़ा तेलंगाना, आंध्रा पठार, और इस पर बह रही थी कृष्णा, गोदावरी, पेन्नेरू नदियां। और तीसरा पठारी भाग हमने इसमें पढ़ा कर्नाटक पठार, और इस पर बहती थी 2 नदियां, तुंगभद्रा और कावेरी। और इसी में हमने पढ़ा था मलनाड और मैदान। ठीक है, ये सारा था दक्कन का पठार। कोई बात यदि इस पठारी भाग में आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। अब कल जो हमारी क्लास होगी उसमें हम तटीय मैदानी प्रदेश शुरू करेंगे। और तटीय मैदानी प्रदेश को 2 भागों में बांटा जाता है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। तो इसको हम कल शुरू कर देंगे और कल और परसों 2 क्लासों में पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान दोनों हो जाएंगे। फिर 1 क्लास लगेगी हमारी द्वीपीय समूह की। इस तरह भारत का जो पूरा भौतिक प्रदेश है उसका क्लासें कंप्लीट हो जाएंगी और फिर आगे का सिलेबस बहुत स्पीडली चलेगा, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, झीलें पढ़ेंगे, जलवायु पढ़ेंगे, लेकिन उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सबसे ज़्यादा जो टाइम लेने वाला पोर्शन था वो यही था। आज हमारा तीसरा भौतिक प्रदेश प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश कंप्लीट हो चुका है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।